स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर 8। हम देखते हैं इसमें विखंडन, खंडन कैसे होता है, मुकुलन कैसे होता है, पुनरुद्भवन कैसे होता है, कायिक प्रबंधन की कौन सी क्रिया होती है और बीजाणु संघ क्या होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा विखंडन। विखंडन क्या होता है? विखंडन मीन्स टूटना। ठीक है। एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं का बनना, उनका विखंडन होना, जीवों की नई उत्पत्ति होना, उसे हम क्या बोलते हैं? विखंडन। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा समानता दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। जैसे ये चित्र में देखते हैं, अमीबा में विखंडन एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिकाएं बन रही हैं। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु जैसे लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोणे के समान सूक्ष्म संरचना होती है। किसके समान होती है? कोणे के समान। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, जैसे मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम जैसे अनेक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। एक कोशिका का बहुत सारी कोशिकाओं में विखंडन होना बहुखंडन। दूसरी और ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभार कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। अब है खंडन क्या होता है। खंडन क्या है कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगायरा समानता विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण या इसकी खोज कर सकते हैं? तो देखते हैं कि परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू बनाती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं और शरीर में इसकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ऊतक आएंगे, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, फिर उनके बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे। हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। फिर क्या है कि बहुकोशिक जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं, इस प्रकार व्यवस्था का परिपालन करते हैं। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन। अब पढ़ते हैं पुनरुद्भवन मीन्स पुनर्जनन क्या होता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत या विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में
टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि हमने केंचुआ देखा हुआ है, जो केंचुआ होता है अगर उसका एक पार्ट्स टूट जाए तो भी वह पूर्ण रूपेण एक जीव ही लगता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, जैसे कि केंचुआ भी है। यह क्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है, जैसे कि चित्र 8.3 में दिखता है आपको। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसारण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर समानता नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो हो गई ये हमारी पुनरुद्भवन की क्रिया। अब देखते हैं मुकुलन किसे कहते हैं। तो हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनरुद्भवन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं मुकुलन। अब पढ़ेंगे कायिक प्रबंधन क्या होता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़ें, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम तथा रोपण जैसी कायिक प्रबंधन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके उदाहरण हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रबंधन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। जैसे हमने देखा कलिकाओं के साथ बायोफ्लम की पत्ती, यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? कायिक प्रबंधन, बाजू बाजू से कलिका उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कायिक का प्रबंधन। इसी प्रकार बायोफ्लम की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं और नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं कायिक प्रबंधन। अब आता है बीजाणु समासंघ क्या होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे जो कि मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।